अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। किसी भी हुकूमत के लिए ये खुशकिस्मती की बात होती है कि उसे एक मुनकसिम ऑपोजिशन मिले, उसे एक ऐसी ऑपोजिशन मिले जिसमें आपसी इख्तलाफात हो और मुख्तलिफ अहम मामलात पर वो हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होकर सामने आने के बजाय आपसी इख्तलाफात में उलझी रहे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उसे एक ऐसी ऑपोजिशन मिली है जो एक फोरम पर मुत्तहद होने का दावा तो करते हैं मगर मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर एक साथ हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय इसकी अपनी सफ़ों में ही तकसीम पैदा हो जाती है। ईद उल अज़हा से पहले अपोजिशन जमातों ने दावा किया था कि ईद के फौरी बाद रहबर कमेटी का इजलास होगा, जिसके बाद अपोजिशन जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगी जिसमें हुकूमत के खिलाफ लाएअमल तैयार किया जाएगा और वो तरीक़ेकार ढूंढा जाएगा जिसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत को गिराया जाए। मगर ईद उल अज़हा गुजरने के एक हफ्ते बाद भी अब तक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन जमातों की APC होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब होगी, क्योंकि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन जमातों की APC ताखीर का शिकार हो सकती है। मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत के खिलाफ एक और तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो एक बार फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार से नाराज हैं कि ये दोनों जमातें एक बार फिर अपने वादों से पीछे हट चुकी हैं। इसके अलावा आज द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने यह दावा भी किया है कि अपोजिशन रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के मशवरों के खिलाफ जाकर फैटेफ बिल पर हुकूमत से ताउन किया, जबकि नवाज शरीफ की यह हिदायत थी कि बिल के हक में वोट ना डाला जाए। द न्यूज़ और जंग को दिए गए इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि वो पार्लियामेंट के इजलास से पहले नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में थे और नवाज शरीफ ने खराब सेहत के बावजूद उन्हें यह यकीन दिलाया था कि वो इस कानून साजी से मुतल्लिक क़यादत से बात करेंगे। नवाज शरीफ ने उन्हें यह यकीन दहानी भी करवाई थी कि अपोजिशन हुकूमती बिल के हक में वोट नहीं देगी और अगर फैसले में किसी किस्म का रद्दोबदल होता है तो तमाम अपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर बैठेंगी और फिर मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया जाएगा। मगर खबर के मुताबिक हैरानकुन तौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने JUIF से मुशावरत किए बगैर ही बिल्स के हक में वोट देने का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने इस शुबे का इजहार भी किया है कि वो ये नहीं जानते कि नून लीग ने आखिरी वक्त में अपना फैसला क्यों बदला। क्या ये फैसला नवाज शरीफ की रजामंदी पर किया गया या पाकिस्तान में मौजूद नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की गई। खबर में यह भी लिखा है कि मौलाना फजल रहमान अब ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसके बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सियासी रहनुमाओं अपने वादे पर कायम नहीं रहते तो ऐसी मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मौलाना फजल रहमान ने इस इंटरव्यू में किया है, इस किस्म के एतराज़ात का इज़हार JUIF के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान ने 30 जुलाई को सेनेट में किया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। हैरान इस बात पर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता। इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। सेनेटर अताउर रहमान शिकवा कर रहे थे कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, आज के बाद वो भी इन जमातों का साथ नहीं देंगे। ऑपोजिशन पार्टीज में तकसीम वाज़े हो चुकी है, इसलिए अभी तक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऑपोजिशन की APC कब होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद पहले ही दावा कर चुके हैं कि उन्हें ऑपोजिशन की APC होती नजर नहीं आ रही। इस ऑपोजिशन को सिर्फ सहूलतें और रियायतें चाहिए। जबकि ईद से पहले शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में यह भी कहा था कि नून लीग हुकूमत को गिराने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि नवाज शरीफ बैरून मुल्क ये गारंटी देकर गए हैं कि उन्हें इमरान खान के 5 साल तक वजीर आजम रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है, और जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। यानी कि 5 साल मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब, कोई उनको हटाने के लिए तहरीक नून लीग की तरफ से नहीं चलाई जाएगी। मेरे ख्याल में मरियम खामोश है। किसने रोका है मरियम को? जहाँ सारी दुनिया बोल रही है सुबह शाम, वो भी बोल सकती हैं। ईद के बाद भी इनको समझाया जाएगा। जब शहबाज शरीफ को समझाया जाता है वो समझ जाते हैं।
सियासी जोड़ो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, लेकिन इमरान खान रहेगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। शेख रशीद के मुताबिक नून लीग हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें अलग अलग खड़ी नजर आती हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान इन दोनों जमातों के किरदार से नाखुश है। मगर ये पहली बार नहीं है कि ऑपोजिशन जमातों में किसी मामले पर तकसीम नजर आई हो। इससे पहले भी कई अहम मौकों पर ऑपोजिशन पार्टीज अलग अलग खड़ी नजर आई हैं, जिसका सियासी फायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ है। आम इंतखाबात के फौरी बाद जब वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी ऑपोजिशन की सफ़ों में फूट पड़ती नजर आई। वजीर आजम इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार को यह कहकर वोट नहीं दिया कि शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक ऐसे मुतनाज़ात बयान मौजूद हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के अरकान शहबाज शरीफ को वोट नहीं दे सकते। इसके बाद सितंबर 2018 में होने वाले सदाती इलेक्शन के मौके पर भी ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर इकट्ठी नजर नहीं आई और ऑपोजिशन की जानिब से मुत्तफिका सदाती उम्मीदवार ना लाने की वजह से इसका फायदा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को हुआ। इसी तरह पिछले साल अगस्त में ऑपोजिशन जमातों ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाने का फैसला किया। वोटिंग से पहले ऑपोजिशन की कुव्वत 64 सेनेटर्स पर मुश्तमिल थी, मगर जब सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए वोटिंग की गई तो वोटों की तादाद 64 से कम होकर 50 हो गई और इस तरह ऑपोजिशन की नाकामी की सूरत में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को एक मरतबा फिर भरपूर सियासी फायदा हुआ। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिरकत ना होने के बराबर थी, जिस पर मौलाना फजल रहमान इन दोनों जमातों के किरदार पर मायूसी का इजहार कर चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर पब्लिकली हुकूमत को मुश्किल में डालने का दावा तो कर रही हैं, मगर अमली तौर पर कुछ कर नहीं पा रही, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत नहीं है या वो सियासी मजबूरियों की वजह से ऐसा करने में नाकाम हो जाती हैं। ऑपोजिशन की हुकूमत को मुश्किल में डालने की हालिया कोशिशें कहां तक पहुंचेगी, एपीसी कब होगी और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ हुकूमती बिल्स के हक में वोट दिया? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौलाना फजल रहमान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने यानी कि आपकी जमात ने नवाज शरीफ के मशवरे के खिलाफ जाकर फैटेफ बिल पे हुकूमत को सपोर्ट किया है? नवाज शरीफ साहब का मशवरा यह था कि वोटिंग में हिस्सा ना लें, उसके खिलाफ जाके आपकी जमात ने वोट किया है। देखिए, ये जब लेजिस्लेशन हो रही थी तो इस मरहले के ऊपर पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को आगाह रखे हुए थी और वो 4 बिल जिनके ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी उनमें 2 बिल तो ड्रॉप हो गए, नैब का और एक जो वो फाइनेंशियल टेररिज्म का बिल ये ला रहे थे और पता नहीं उससे इनके क्या मकासद थे, वो इनको विड्रॉ करना पड़ा। बाकी जो 2 बिल थे उन दोनों बिल्स में जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो अपोजिशन ने सजेस्ट की थी और उन अमेंडमेंट्स के साथ उन बिल का पास हो जाना जो है उसमें कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि वो शायद पाकिस्तान की ज़रूरत थी। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाला और उससे पहले जो बिल जो है वो पास हुए थे, तो इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुशावरत होती रही है और उनकी जो भी इस बारे में गाइडेंस थी या उनकी राय थी तो उससे जो है वो इस्तेफादा किया गया। राना साहब, आप कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनसे राब्ते में आप लोग थे, उनकी गाइडेंस आप ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वोटिंग से कुछ घंटे पहले भी उनकी बात हुई थी नवाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि ऑपोजिशन जो है वोट नहीं देगी और अगर कोई रद्दोबदल होता है स्ट्रैटेजी में तो फिर तमाम ऑपोजिशन पार्टी साथ बैठेंगे और फिर लाएमल तैयार किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आप जो है राब्ते में थे, फजल रहमान साहब कह रहे हैं मैं भी राब्ते में था नवाज शरीफ साहब से। नहीं, देखिए, मौलाना फजल रहमान राब्ते में थे या उनके साथ क्या बात हुई, मैं उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि JUIF का जो गिला है, जो उनका शिकवा है, वो बिल्कुल जायज़ है और इसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों से जो है वो इस मामले में थोड़ी कोताही हुई, जिसका मियां शहबाज शरीफ साहब ने एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उसका बरमला जो है वो इतराफ़ किया और अब आप देखें कि आखिरी दिन हुआ क्या है। ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा अबहाम का शिकार हैं। जब आखिरी दिन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल के ऊपर वोटिंग हुई
तो उस वोटिंग से पहले उन अमेंडमेंट्स के ऊपर हमने JUIF की जो टीम है उसको पूरी तरह से ऑन बोर्ड लिया, उनको एतमाद में लिया, उनको उन अमेंडमेंट्स के ऊपर राज़ी किया। फिर उनसे बाकायदा अमेंडमेंट्स हमने मांगी कि आप बताएं कि आप इसमें फ़र्दर अमेंडमेंट्स क्या चाहते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो पार्लिमानी ओवरसाइट की जो अमेंडमेंट है ये आई ही JUIF की तरफ से थी। इससे पहले हमारे शायद ख्याल में थी, लेकिन हमारे लिए शायद इसकी इतनी जो है वो अहमियत नहीं थी। तो उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को मजबूर किया गया, गवर्नमेंट ने उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया। अब आखिरी दिन सुन ये एक आधे मिनट की बात है, आखिरी वक्त में अपोजिशन चैम्बर में मौलाना असदुर रहमान साहब मौजूद थे और उनके साथ उनके दूसरे दीगर जो उनके ज़ोमा हैं वो मौजूद थे। तय ये पाया कि जब अजलास शुरू होगा तो अजलास के शुरू में मौलाना असदुर रहमान साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और उस मौक़िफ़ के पेश करने के बाद वो वहाँ पे ये कहेंगे कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और गवर्नमेंट जो है जब मुज़ाकरात करती है तो जब दूसरी दोनों अपोजिशन की जमातों को दावत देती है तो JUIF को क्यों नहीं देती। तो इसके बाद जो है वो फिर जो लेजिस्लेशन का अमल शुरू होगा तो हम ये कहेंगे कि हम इस मरतबा जो है वो सिर्फ अपोजिशन में इत्तफाक साबित करने के लिए जो है वो इसमें यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, वरना हम जो है इस अमल का हिस्सा नहीं थे। अब हुआ ये कि जब गए वहाँ पे अंदर तो वहाँ पे उन्होंने पहले रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद तकारीर होनी थी, उसके बाद लेजिस्लेशन होनी थी। उन्होंने पहले लेजिस्लेशन शुरू कर दी और तकारीर को जो है वो बाद में कर दिया। उसके ऊपर मौलाना असदुर रहमान ने और उनकी सारी टीम ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसके बावजूद वो हाउस में मौजूद रहे, प्रोटेस्ट करते रहे और उन्होंने ये कहा कि अब लेजिस्लेशन के बाद हमने अपनी बात करनी है। लेकिन दूसरी दो जमातों की तरह उन्होंने वोट नहीं दिया और इस पर जो है रहमान साहब ने भी खड़े होकर सेनेट में एतराज किया और कहा कि ऑपोजिशन जो है और बिलखसूस दो बड़ी जमातें वो इस बात में नाकाम रही है पिछले 2 साल में कि ऑपोजिशन को यूनाइट कर सके। जाहिर सी बात है आप सबसे बड़ी जमातें ऑपोजिशन की तो आप पे जिम्मेदारी ज्यादा आती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे कि उनकी बात भी नवाज शरीफ से हुई है। अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे राना सनाउल्लाह साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब आपको कुछ और कह रहे थे और फजल रहमान साहब को कुछ और कह रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें मियां नवाज शरीफ साहब ने, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा था कि आप मिल बैठ के इन तरामीम के ऊपर जो है वो गौर करें और उसके ऊपर जो है वो फर्म स्टैंड लें। हमने बाकायदा JUIF की टीम के साथ जो है वो बैठ के बात की और जो मैंने 2 तरामीम, एक तरामीम इन्होंने दी थी कि जो अपील का हक़ है वो हाई कोर्ट को दिया जाए और ना जो यानी फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर अपील का हक़ जो है हाई कोर्ट को दिया जाए और दूसरा ये कि पार्लिमानी ओवरसाइट हो। ये पार्लिमानी ओवरसाइट की जो तजवीज़ जो है, जो अमेंडमेंट जो शामिल हुई है इस बिल में, ये JUIF की तरफ से है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको इस बात का एहसास है कि ठीक नहीं हुआ, फजल रहमान साहब की जमात को भी इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, लेकिन ये बस हो गया गलती से या बाय डिजाइन है? क्योंकि आपको याद होगा जब हुकूमत आई थी उस वक्त आप बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त वहां खड़ी थी जहां इस वक्त नून लीग खड़ी नजर आती है। फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी ने उनको वोट नहीं दिया। जब आज़ादी मार्च हुआ आप दोनों जमातों ने ना होने के बराबर उसमें शिरकत की। अब जो है पीपल्स पार्टी एग्रेसिव सियासत करना चाहती है, लेकिन आप लोग जो है वो शायद अब पीछे हटना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी फैसले होंगे वो APC के प्लेटफॉर्म में जो है वो इत्तफाक़ राय से होंगे और उनके ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो अमल होगा, उसमें कोई पीछे जो है वो नहीं हटेगा। मामला ये है कि इसमें ये बात ज़रूर है कि अपोजिशन का जो आपस में इन बिल की लेजिस्लेशन पे जिस लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, जिस लेवल पे ऊपर JUIF को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, उसमें कोताही हुई है और वो कोताही हुई है तो उसकी जो है वो मैं यही कह रहा हूँ, ये कोताही ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। जब ये धरना था यहाँ इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान साहब का रोज रहबर कमेटी का इजलास होता था, मुशावरतें होती थी, तमाम पार्टीज के लीडर वहां जाते थे, लेकिन धरने पे सिर्फ फजल रहमान साहब होते थे और एक टोकन आप कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक तौर पे 1-2 दफा शहबाज शरीफ साहब आ गए, एक दफा बिलावल साहब आ गए, अदरवाइज कोई दिलचस्पी नहीं रखता था उसमें। तो आप कह रहे हैं कि दोबारा APC होगी, लाएमल बनेगा, उस पर इत्तेफाक होगा, अमल भी होगा, कैसे होगा? देखिए, ये बिल्कुल मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि ये कोताही ही हुई है, इसमें कोई बदनीयती नहीं थी
और अमल जो है वो आगे इसलिए होगा कि देखें जो पहले जो लॉन्ग मार्च और धरना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या JUF ने दिया था, उसके पहले ही पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम धरने में शामिल नहीं होंगे। उससे पहले ही PMLN जो है वो भी धरने में शमूलियत से जो है वो दबे लफ्ज़ों में जो है वो माजरत कर चुकी थी। ये दबे लफ्ज़ों में माजरत पब्लिकली तो नहीं की थी आपने, मौलाना फजल रहमान साहब से ज़ाती तौर पे की हो तो अलग बात है, पब्लिकली तो आप साथ खड़े थे उनके। ये पब्लिकली ही इस तरह से थी कि धरने के ऊपर अभी जो है वो इत्तफाक़ राय नहीं हुआ था, वहाँ पे इस्लामाबाद के जलसे पे और इस लॉन्ग मार्च पे जो है वो इत्तफाक़ राय था। उसके ऊपर फिर डेट के ऊपर भी आपके इल्म में है कि PMLN का दिसंबर तक का था कि इसको एडजर्न किया जाए या आगे ले जाया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मार्च 2020 तक इसको ले जाया जाए, लेकिन बहरहाल वो कुछ जो है वो कमी कोताही हुई। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो पेश नज़र रखते हुए ही अब ये जो रोज़ ये अपना ये पिंडी के जो हैं साहब, ये रोज़ अपनी ही जो है वो बैठ जाते हैं यानी जो है वो ख़बरें देने के लिए, तो कि जी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए तो शेख रशीद साहब तो चले आपके मुखालिफ हैं, वो तो ये बात करते रहेंगे, हुकूमत में है, वो तो चाहेंगे कि एक डिवाइड रखें ऑपोजिशन में, लेकिन डिवाइड तो है। जैसे मैंने कहा फजल रहमान साहब खुद ये बात कर रहे हैं, कल खबर चल रही थी कि पीपल्स पार्टी अब अपने तौर पे ऐलान कर देगी APC का, फिर आप पे डिपेंड करेगा आप उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। तो डिवीजन तो है, आप लोग बताते हैं कि बज़ाहिर एक ग्रैंड ऑपोजिशन है, रहबर कमेटी है, लेकिन फैसले अपने अपने करते हैं। मैंने भी आपको मिसाल दे दी, जब इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया, APC में आप लोग नहीं गए, और अब भी ये कहा जा रहा है, और फजल रहमान साहब की बात सुन के ये लगता है कि शायद नून लीग को भी ये इनकलाबी बातें करना छोड़ देनी चाहिए कि हम हुकूमत गिरा देंगे। आप एक असूली ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, जहां गलती होती है पॉलिसी मेकिंग में वहां पे आप निशानदेही करें, ये बातें करना छोड़ दें हुकूमत गिराने की। देखें शहजाद इकबाल, बात ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये तीनों JUIF, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये तीनों अलहदा जमातें हैं और उनके अपने जो है वो मंशूर है, वो उनकी अपनी जो है वो तंजीमी स्ट्रक्चर है। वो एक बात पे मुतफिक हैं कि मौजूदा नाअहल और नालायक हुकूमत जो है ये इस मुल्क की इकानमी को तबाह कर रही है, ये उस मुल्क को जो है वो पस्ती में धकेल रही है, और इस तरह से जो इंतकामी और जो पॉलिसीज़ इन्होंने अपनाई हुई हैं उनसे मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और इस हुकूमत को जो है वो ख़त्म करना चाहिए और इसके जगह पे जो है फ्रेश मैंडेट आवाम से जो है वो रुजू करना चाहिए। ये आपकी सोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन फजल रहमान साहब ने इस इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत तो अपना काम नहीं कर रही, लेकिन ऑपोजिशन भी आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रही है। वो तीनों अलग जमातें हैं, कोई एक जमात तो नहीं है। हाँ, तो इसमें फजल रहमान साहब की सोच ये कि इस वक्त ऑपोजिशन भी आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रही है। लेकिन आपने शेख रशीद साहब की बात की थी, इस बात का जवाब ज़रा दीजिएगा, क्योंकि ईद से पहले मेरे प्रोग्राम पे शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि APC होगी और शायद इस तरह की शोला बयानी भी होती रहे, लेकिन नून लीग कभी हुकूमत गिराने का इरादा नहीं रखेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी दे के गए थे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर। क्या यह बात दुरुस्त है? नवाज शरीफ साहब ये गारंटी दे के गए, उनको कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर? ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। इस आदमी की कोई अहमियत नहीं है, ये कभी गेट नंबर 4 का एजेंट बना होता है, कभी ये जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो है ये तो उन्हीं का डायलॉग आप उन्हीं को दे रहे हैं। कभी ये नैब का तर्जमान बना होता है, तो ये इसकी क्या हैसियत है? ये कभी इधर की खबर कभी उधर की खबर, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अपोजिशन जो है वो जो है ऐसे फैसलों पे जो है वो यानी नतायज जिनसे जो है वो बरामद हों, और APC जो है वो ऐसे फैसलों पे पहुंचेगी जो नतीजा खेज हों और इस हुकूमत से जो है वो निजात तो वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब ये रविश खत्म होनी चाहिए कि ऑपोजिशन ये कोशिश करे कि हुकूमत को कब्ल वक्त घर भेज देगी, वो लाहेअमल अपनाया जाएगा। राना साहब वैसे तो ये रविश ही खत्म होनी चाहिए कि 5 साल मिले पूरे करने दे, ऑपोजिशन हर मरतबा इस कोशिश में रहे, चाहे वो पहले तहरीक इंसाफ थी अब आप है कि हुकूमत को 5 साल पहले पूरे होने से पहले घर भेजें। असल जो किरदार है ऑपोजिशन का वही ठीक तरीके से अदा करें, जहां पे गलतियां हैं, कमी है, कोताही है, पॉलिसी मेकिंग है, वहां पर आप एक ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आए। नहीं, आप मुझे बताएं कि हुकूमत को जो है वो 5 साल दिए किसने हैं? यहाँ ये पार्लियामेंट में तकरीबन 80 लोग ऐसे बैठे हैं जो वहाँ पे आप समझ लें कि घुस बैठी हैं, वो उनका हक ही नहीं है वहाँ पे बैठने का।
वहाँ पे हक अगर अब ये तो पुरानी डिबेट है ना, किसी ना किसी फोरम पर अगर साबित हो जाता तो फिर बात शायद ज्यादा वाजे हो जाती। इस तरह तो इमरान खान साहब 35 सीटों पे कहते थे कि मेरा हक था हुकूमत बनाने का। अवामी फोरम पे ये साबित है। आप मुझे बताएं कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ मौजूदा हुकूमत जो है वो नैब के ज़रिए से कर रही है, उनके गलत होने में और उनके जो है वो यानी जो है वो इंतकामी होने में को किसी को शुबा है? ये इलेक्शन जो हुआ है उसमें जो हुआ है किसी को शुबा है? अवामी फोरम पे हर बात जो है वो साबित है। नैब की कार्रवाइयों पे तो फिर भी आप सहारा ले सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जजेस के आला जजेस के रिमार्क्स हैं, इस पर तो फिर ही लोगों को पता चलता है। ठीक है, अब आखिरी कंक्लूड करते हुए मुझे ये बता दीजिए कि क्या कोई डेट तय हुई है कि कब होगी रहबर कमेटी, कब होगा एपीसी, कोई डेट तय है या कोई अभी तक इसमें हवा में ये बातें सारी? देखिए, इसमें इनफॉर्मल जो है वो डिस्कशन जो है वो तीनों जमातों के जो सेकंड लीडरशिप है उसके दरमियान हो रही हैं, और ऐसे फ़ैसले जो नतीजा खेज़ हों और जो एक मौसर लाहे अमल की बुनियाद बने उनके ऊपर बात हो रही है। और जैसे ही ये चीज़ें फ़ाइनल होगी उसमें जो है वो एपीसी की तारीख़ का जो है वो ऐलान हो जाएगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जितनी सारी आपने जिन वाक़यात का हवाला दिया है, इन तमाम वाक़यात के होने के बावजूद अपोजिशन के मुत्तफ़िक होने और इत्तेफाक होने की निशानी ये है कि ये परसों जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली से ख़िताब करने के लिए गए थे, तो उनके वक्त में जो है वो पीपल्स पार्टी का वक्त भी शामिल था और JUIF का जो है वो सीनियर वक्त जो है वो शामिल था। तो राना साहब अब देख लेते हैं, क्योंकि अब तक तो जब भी कोई मुश्किल मरहला आया है अपोजिशन का जो रोल रहा है उससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फ़ायदा ही पहुंचा है। लेकिन मुझे एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए, 11 तारीख को नैब ने तलब किया मरीम नवाज़ को, क्या मरीम नवाज़ पेश होने जा रही हैं? जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मरीम नवाज़ साहबा जो है वो बिल्कुल पेश होने जा रही हैं। ये इंतहाई बेबुनियाद और झूठा जो है वो इल्ज़ाम और जो है ये इंक्वायरी उनके खिलाफ जो है वो की जा रही है, और वो उसका जो भी उनका वो पेश होंगी। आप कह रहे हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक वो पेश होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। माजी की हुकूमतों की बेपनाह करप्शन और मौजूदा हुकूमत की मुसलसल नाअहली की वजह से लबनान तबाही के दहाने पर है। वो मुल्क जो 60 और 70 की दिहाई में इस कदर तेजी से तरक्की कर रहा था कि उसे बैंकिंग और फाइनेंस की दौड़ में इस खित्ते का लीडर तस्वर किया जाता था। ये वो मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत कुछ दिहाइयों पहले तक इतना खुशहाल था कि आज इसे दुबई की मौजूदा खुशहाली से तशबीह दी जाती थी। मगर आज ये मुल्क करप्शन और नाअहली की वजह से दिवालिया हो चुका है। इस मुल्क को अब फेल्ड स्टेट करार दिया जा रहा है। ये वो मुल्क है जिसकी साहिलों पर कुछ दिहाइयों पहले तक यूरोपीय ममालिक से लोग छुट्टियां मनाने आते थे, मगर आज इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जोर पकड़ते जा रहे हैं। पूरा हुकूमती और सियासी निज़ाम इसके लपेट में आ चुका है। करप्शन और नाअहली किस तरह एक खुशहाल मुल्क को तबाह कर सकती है, तबाही के दहाने पर पहुंचा सकती है, लबनान इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनता जा रहा है। जहां कई सालों से जारी हुकूमती करप्शन और मौजूदा हुकूमत की संगीन कोताहियों और नाअहली की वजह से मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है। ये वो वक्त है जब लबनान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और अगले कुछ महीनों में यह तादाद 75% तक पहुंच सकती है। लबनान में पिछले 7-8 सालों से माशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो बहरान है वो मजीद संगीन हो चुका है। मगर पिछले हफ्ते बैरूत में लबनान की तारीख के सबसे खतरनाक धमाके ने लबनान की कमर तोड़कर रख दी है। बैरूत के बंदरगाह पर होने वाले सिर्फ इस एक धमाके की वजह से लबनान की मईशत को 10 से 15 अरब डॉलर के नुकसान का खदशा है। इस हादसे के नतीजे में अरबों डॉलर के नुकसान के अलावा 160 अफराद भी मारे गए हैं। लबनान की हुकूमत ने धमाका खेज मवाद के मामले को जिस तरह डील किया है और जिस तरह इस मामले में लापरवाही बढ़ती है, इसको लेकर अवाम में गम और गुस्सा इंतहा पर पहुंच चुका है। और पिछले 48 घंटों में लबनानी शहरी मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। लबनान में पिछले 2 रोज से पुरतशद्दुद मुजाहरे जोरों पर है। मुजाहरीन अब तक वजारत खारजा और वजारत तवानाई की इमारत को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। वजारत खजाना समेत कई मुआशी दफातर और इदारों पर भी हमले जारी हैं, जिसके बाद लबनान के वजीर आजम ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कबल वक्त इंतखाबात का फैसला कर लिया है। लबनान के वजीर आजम नए इंतखाबात की बात तो कर रहे हैं, मगर अवाम कोटा सिस्टम और फिरका वारियत पर मबनी पूरे सियासी निज़ाम को लपेटने की बात कर रहे हैं। अवाम के मुताबिक ये सियासी निज़ाम नाअहली और करप्शन को जन्म देता है, और इसी निज़ाम की वजह से करप्ट और नाअहल क़यादत सामने आती है। लबनानी अवाम का कहना है
कि लबनान के सदर की नाअहली की वजह से बैरूत में खतरनाक धमाका हुआ। लबनान के सदर को बैरूत की बंदरगाह पर धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का धमाके से 3 हफ्ते पहले इल्म था, मगर उन्होंने इस मवाद को हटाने के लिए कुछ नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि इनके पास पोर्ट के मामलात को देखने के इख्तियारात नहीं है और वो ये भी नहीं जानते कि ये धमाका खेज मवाद एग्जैक्टली कहां रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने इदारों को कह दिया है कि वो इस मामले को देख लें। बैरूत धमाके के अलावा मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से माशी बहरान अब इंतहा को पहुंच चुका है। लबनान की मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आए 8 माह हो चुके हैं, मगर अब तक हुकूमत माशी इस्लाहात का अमल शुरू नहीं कर सकी है। हुकूमत में आने से पहले इब्तदाई 100 दिन का एजेंडा अवाम के सामने रखा गया था, मगर हुकूमत अपने इन वादों पर पूरा नहीं उतर सकी और नाकाम हो गई। जबकि मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी और इख्तलाफात की वजह से लबनान IMF से कर्ज की डील करने में भी नाकाम रहा है, जिसके बाद आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि लबनान यूरोपीय ममालिक से लिए गए कर्जे को वापस ना करने की वजह से दिवालिया हो चुका है। लबनानी इस वक्त हुकूमती नाअहली और मुल्क में जारी करप्शन के खिलाफ सड़कों पर है। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पिछले साल अक्टूबर में साबिक वजीर आजम साद हरीरी को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। साद हरीरी और इनके वालिद रफीक हरीरी के दौर में लबनान ने इस कदर बैरूनी कर्जा लिया कि आज लबनान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है। सिर्फ रफीक हरीरी के 10 साल के दौर में लबनान ने 85 अरब डॉलर्स का कर्जा लिया था। रफीक हरीरी के बाद इनके बेटे साद हरीरी ने भी रिकॉर्ड कर्जा लिया, मगर जहां एक तरफ साद हरीरी मुल्क के लिए कर्जे ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस पर करप्शन के इल्जामात लग रहे थे और इसकी अपनी दौलत में इजाफा होता जा रहा था। 2018 में वो 1.5 अरब डॉलर के मालिक बन चुके थे और इसके अलावा 2019 में उन पर यह इल्जाम भी लगा था कि उन्होंने जनूबी अफ्रीका की एक मॉडल को $16 मिलियन बतौर तोहफा दिया। लबनान के अवाम माजी की हुकूमतों की करप्शन से परेशान थे, जिसकी वजह से पहले भी कई पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और वजीर आजम को घर जाना पड़ा। लबनान में आज भी अवाम करप्शन से तंग तो है, मगर हुकूमती नाअहली इससे बड़ा मसला बन चुकी है। करप्शन और नाअहली किस तरह एक खुशहाल मुल्क को तबाह कर सकते हैं, लबनान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि तकरीबन हर प्रोग्राम में हम आपको ये बताते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद खातिर खा कम हुई है और जिसकी वजह से अब मामूलात ज़िंदगी जो है दोबारा बहाल हो रही है। 3 रोज़ पहले NCC ने बड़े फैसले लिए, बड़े इकदाम लिए कि जो बिज़नेस सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनको अब खोला जाएगा, जिसमें सिनेमाज, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री है, इन तमाम सेक्टर्स को खोला जाएगा। लेकिन बार बार ये बात बताई गई है कि SOPs के साथ खोला जाएगा और अब कोरोना वायरस के हवाले से जो तमाम नॉलेज और मालूमात सामने आई है उसने चीज़ों को बड़ा सिंपल कर दिया है। अब आपको बहुत सारे एहतियात की ज़रूरत नहीं है कि सरफेस से आपको ये फैल सकता है, हवा के ज़रिए फैल सकता है। एक सिंपल SOP ये है कि आपने फासला रखना है और मास्क ज़रूरी पहनना है। अगर इन SOPs को फॉलो किया जाएगा तो इससे नताइज बेहतर होंगे, वरना हुकूमत कह चुकी है कि अगर दूसरी लहर आती है, इस बिजनेस सेक्टर्स को खोलने की वजह से दोबारा कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता है, तो दोबारा इन कारोबार को बंद भी किया जा सकता है। कल हमने अपने प्रोग्राम में सईद गनी साहब से बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो फैसला NCC में हुआ है उसका इतलाक पूरे सिंध में भी होगा। सिंध में भी कल से रेस्टोरेंट्स, पार्क, सिनेमास को खोला जाएगा। लेकिन SOPs इस हवाले से क्या बन चुके हैं या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतर चावला साहब मौजूद हैं, कन्वीनर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कल सईद गनी ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि सिंध भर में भी तमाम रेस्टोरेंट्स को खोल दिया जाएगा। क्या ये आपको भी इतला मिल गई है, आगाह कर दिया गया है, और क्या इस हवाले से SOPs को फाइनलाइज कर लिया है आप लोगों ने, और कल से क्या कराची भर में भी, पूरे सिंध में तमाम ये रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं? देखिए, कल हमारी बहुत डिटेल में मीटिंग हुई कमिश्नर कराची साहब से और उधर मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे उनसे। उसमें जो है वो टाइमिंग के ऊपर भी बात हुई, खुलने के ऊपर भी बात हुई, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और जो कल रात में सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें यही था कि 10 तारीख से खुल जाएगा। तो कल टाइमिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि कितने बजे तक खोला जाएगा, क्योंकि हमने ये क्लियरली रिक्वेस्ट की थी कि देखें 10 बजे तक की टाइमिंग सुनने में आ रही है। अगर कोई 10 बजे तक खोलने की बात है तो चूंकि वो प्रैक्टिकल ही नहीं होगा तो बेहतर है 10 बजे तक के लिए तो फिर खोला ही नहीं जाए, क्योंकि डिनर मिलेगा ही नहीं, और डाइन इन में हम सब जानते हैं कि डिनर के बगैर कोई डाइन इन नहीं होती। तो हमें एक यकीन दहानी कराई गई थी कि टाइमिंग इंशाल्लाह बेहतर ही होगी। अगर 24 आवर्स या जो बिजनेस की मर्जी हुई उसके मुताबिक ना भी हो तो नॉर्मल जो 12-1 बजे तक की टाइमिंग रात की होती है वो होगी।
लेकिन अभी तक जो है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये कबल अज वक्त है कुछ भी कहना कि क्या आएगा और SOPs भी किस किस्म का आएंगे। कल खुलना पाएगा या नहीं खुल पाएगा, हो सकता है रात तक आ जाए, लेकिन अगर लेट नाइट आया भी तो शायद कल बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं खुल पाए, लेकिन इंशाल्लाह परसों से जरूर खुल जाएंगे। सही आप कह रहे हैं कि SOPs अगर नहीं आए ऑफिशियली तो शायद कल कुछ रेस्टोरेंट्स ना खुलें और फिर एक दिन इसमें लग सकता है, लेकिन कल या परसों ये हो जाएगा मामला सेटल। लेकिन बताइए कि क्या कुछ इत्तेफाक हुआ है हुकूमत के साथ कि SOPs किस किस्म के होंगे, क्या किस किस्म की प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, क्या मेजर्स लेने की जरूरत है कि रेस्टोरेंट्स बिजनेस की वजह से ये वायरस ना फैले? हमें उम्मीद है कि SOP जो कल डिस्कशन हुई है कि वो प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें 2 चीजों का ही मेजरली ख्याल होगा। एक डिस्टेंसिंग का जो कि कोरोना के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 4 से 6 फीट के दरमियान, या अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट जिसमें जो है वो ये चीजें नहीं मुमकिन हो सके तो बीच में स्क्रीन लगाने का ऑप्शन। तो इसमें ये बात जरूर हुई थी कि इंशाल्लाह इसी किस्म के प्रैक्टिकल SOPs आएंगे। अगर 4 से 6 फीट का डिस्टेंस हो जाए तो तकरीबन कोई एक ऑटोमेटिकली 30 से 40% जो है वो आप समझिए कि वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक बैठने की तादाद। तो ये 30 से 40% है, ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समझते हैं कि शुरू में ये सही है। जैसे दुबई में हुआ कि दुबई में उन्होंने तकरीबन शुरू में जो है वो कम तादाद पे खोला, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने 100% तादाद पे। बहुत बहुत शुक्रिया अथर चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे। तादाद को लिमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम ये होटल्स रेस्टोरेंट्स अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, फासले से बैठेंगे तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक SOPs सिंध हुकूमत की जानिब से हमें नहीं मिले हैं। टूरिज्म दूसरा बड़ा सेक्टर है जो 2 रोज पहले खुला है और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद लोगों की बड़ी तादाद मरी का रुख कर रही है। गलियात की जो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ का रुख किया जा रहा है सयाहत की तरफ से। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग SOPs को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या फैसला किया गया है। रज़ा अली DG गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब ज़रा बताइएगा कि बड़ी तादाद तो हम देख रहे हैं, नथिया गली हो, अयूबिया हो या हम मरी में देख रहे हैं कि बड़ी तादाद लोगों की जा रही है, तो इसमें मास्क वो पहन नहीं रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। कोई बेसिक SOPs पर इत्तेफाक हुकूमत के साथ हुआ है जिन पर अमल दरामद करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, तकरीबन कल से ऑफिशियली तकरीबन सारे सेक्टर ओपन हो गए हैं जो टूरिस्ट एरियाज हैं। इसमें हमारे पास जो 2 दिनों का रिकॉर्ड है, तकरीबन 2.5 लाख से आसपास गलियात का रुख कर चुके हैं 2 दिनों में, जो कि 50,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी हैं। जो मेन SOPs हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी वो होटल्स के लिए तो यही थी कि मास्क, फेस मास्क बहुत मस्ट है सबके लिए, सैनिटाइजर्स उनके पास अवेलेबल हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और रूम जो है ऑक्यूपेंसी सिंगल रूम की 2 बंदों से ज़्यादा ना हो और डबल रूम की 4 बंदों से ज़्यादा ना हो। टूरिस्ट के लिए भी यही था कि नो मास्क नो टूरिज्म जी। ये मेन SOPs है जो सबको दी गई थी। इसके अलावा जो कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए ये था कि जो उनकी ऑक्यूपेंसी है टेबल की उनको 60% पे लेके आ जाए ताकि डिस्टेंसिंग का एक उसको इम्पोज किया जा सके। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रज़ा साहब होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में तो चलें आप मैनेज कर सकते हैं कुछ इकदाम उठाकर, लेकिन जब ये टूरिस्ट सड़कों पे निकलते हैं बड़ी तादाद में सैर व तफरी के लिए, तो वहाँ पे तो हमने जो विजुअल्स और जो तस्वीर देखी है लोगों की भरमार है, लोग एक दूसरे से बड़ा करीब करीब होके चल रहे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे आप? जो चेक पोस्ट है, जैसा मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की और GDA की टीमें हमने बना दी है। चेक पॉइंट पे हम जो भी गाड़ी आएगी अगर उनके पास मास्क नहीं है तो हमने ये फैसला किया है कि हम चेक पॉइंट्स पे मास्क अवेलेबल करेंगे बट विद फाइन। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उसको वेलकम करते हैं, लेकिन अगर उसको वायलेट करेंगे SOPs को तो मास्क गवर्नमेंट उनको अवेलेबल करेगी लेकिन उन पे जुर्माना भी होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चेक पोस्ट लगाई जाएंगी और वहां पर देखा जाएगा किसी ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसको मास्क दिया जाएगा, लेकिन साथ में फाइन भी किया जाएगा। अब इन SOPs को इंप्लीमेंट करने की इंतजामिया को जरूरत है कि इंप्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें, लोगों को एहतियात लेने की जरूरत है ताकि दोबारा कोरोना वायरस पाकिस्तान में ना फैले। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।